Hey everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui. And for last few videos, we had been discussing number of points regarding the sentences. तो बहुत सारे पॉइंट पे बात की जा चुकी है और मैं कंटिन्यू में शुरू कर चुका था। तो आज मुझे जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। मैं कुछ दिनों से थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियो समय पर आते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार कुछ रिवीजन किए दे रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वर्ब होते हैं सबको वर्ब की इंग फॉर्म में बोला और लिखा जाता है। ये बात वहीं क्लियर हो गई थी। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो टाइम बताते हैं। हम इनको टाइम वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, उसमें वॉज या वर टाइम वर्ड था, है ना। होता ये वर्ब ही है, बट कुछ देर के लिए हम इसको टाइम वर्ड कहते हैं। आपने प्रेजेंट पढ़ा था, तो प्रेजेंट में इज एम आर था, ठीक है। इज एम आर बता रहा था प्रेजेंट, वॉज वर्ब बता रहा था पास्ट। और इन दोनों के साथ वर्ब की इंग फॉर्म यूज की जा रही थी। लेकिन आज हम लोग जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी इंग फॉर्म तो वैसे ही रहेगी, लेकिन बदलेगा वॉज वर्ब और इज एम आर। तो कैसे क्या बदल के आएगा उसको हम आगे बात करेंगे। एक और चीज रिवीजन करना चाहूंगा, जैसे ये समझ लीजिए, ये आपका सेंटेंस लिखा है, ये चीज आपकी सेंटेंस लिखी है, ओके। अब सेंटेंस में हमेशा, हिंदी के सेंटेंस में याद रखिएगा, वर्ब हमेशा लास्ट वर्ड होता है। और यहाँ आपको या हाँ मिलता था, या था मिलता था, या गा मिलता था। हाँ प्रेजेंट बताता था, हाँ पास्ट, और गा फ्यूचर। ध्यान रहे। और यहाँ पे ये जो वर्ब था, यही वर्ब आपको कॉन्टिन्यूटी शो करता था, ठीक है। और जहां वर्ब कंटिन्यू होता था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, उस वर्ब को हम इंग फॉर्म में लिखते और बोलते थे, ठीक है। तो जो एक बात, मान लो यहाँ पे एक बात लिखी है सी, तो सी बात इस वर्ब से पहले है, उसको उठा के वर्ब के बाद कर देना है। मैं कई सेंटेंस इस पर प्रैक्टिस करा चुका हूँ और शुरू से मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि आपको सेंटेंस ऐसे लिखना भी और बोलना भी है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रिवीजन हो गया। तो क्लास देखिएगा, एक बात तो हमने कंफर्म कर दी है कि अगर कोई सेंटेंस आपको कॉन्टिन्यूअस दिखता है तो वहां पे आपको कुछ नहीं, केवल वर्ब की इंग फॉर्म लिखनी और बोलनी है, चाहे जिस समय की बात हो रही हो। ऐसे आप देख लीजिए, जैसे हम टाइम को 3 पार्ट में डिनोट करते हैं। और मान लो ये जो पिछला पार्ट था, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, कुछ एक्शन, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में कंटिन्यू होते हैं, यानी वो फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे। जैसे मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपका दोस्त कह रहा है कि अभी क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं अभी अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ। तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, कल मैं तुमसे इसी समय मिलने आऊंगा। तो तुम कहोगे नहीं भाई, कल तुम मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि इसी टाइम कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। यानी फ्यूचर में आपका क्रिकेट खेलने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा, ओके। तो ये बात क्लियर है कि वर्ब फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है, एंड पास्ट में भी कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू किसी भी टाइम में हो सकता है, चाहे जिस समय में कंटिन्यू होगा, इसको इंग फॉर्म में ही लिखा और बोला जाएगा। मैं बार बार कई वीडियो से बताता चला रहा हूँ आपको। चलिए फिर देखते हैं कि वर्ब के इन फॉर्म के अलावा क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं विल बी एंड शैल बी, ठीक है। देखो, स्पोकन इंग्लिश की बात यहाँ हो रही है, इंग्लिश बोलना लिखना आप सीख रहे हो, तो बहुत ज्यादा इन दोनों चीजों को मैं डिटेल नहीं समझाने जा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कंपटीशन का पेपर फेस करना है, ठीक है। इतना समझा दे रहा हूँ कि आप किसी भी बुक को उठाओगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो शैल है, शैल का यूज हम लोग आई और वी के साथ करते हैं, और जो विल का यूज है वो सभी के साथ करते हैं, ठीक है। इवन आप आई वी के साथ भी विल बी का यूज कर सकते हो, कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेकर चलना है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि जो शैल भी है वो आई और वी के साथ यूज किया जाएगा, और विल भी सभी के साथ यूज किया जाएगा। और इन दोनों का बस एक ही काम है कि ये बताएंगे आई पढ़ने वाले, तो जो सेंटेंस पढ़ रहा है ये फ्यूचर है, तो जो सेंटेंस बोल रहा है ये फ्यूचर है, तो जो सेंटेंस सोच रहा है ये फ्यूचर है,
और इन दोनों के साथ वर्ब की इन फॉर्म लिखी और बोली जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, 2050 में मैं अमेरिका में एक कंपनी चला रहा हूँगा। हालांकि सेंटेंस का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, फिलहाल आप समझिएगा। आप 2050 में मैं अमेरिका में कंपनी चला रहा हूँगा, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। वर्ब है चला रहा, यानी कोई काम आने वाले समय में कंटिन्यू होगा। कौन सा आने वाला समय है, जो यहाँ दिया हुआ है 2050 यानी 2050 में। इसको करेंगे कैसे, तो हमने आपको बता दिया है, विल बी का यूज करते हैं, विल बी का, और इसके साथ वर्ब की इन फॉर्म यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है 2050 में, हमने आपको पहले बता रखा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यानी यानी इस बात का ध्यान रखना, अगर प्रीपोजिशन यूज है तो पहले प्रीपोजिशन की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो मे की इंग्लिश हो जाएगी इन, और फिर 2050 का हो जाएगा 2050, जैसे वैसे लिख, अब आप कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद आपने क्या सोचा, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब अमेरिका में एक कंपनी, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज और एक विदाउट प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जब दोनों फ्रेज साथ में आ जाते हैं, एक प्रीपोजिशनल और एक विदाउट प्रीपोजिशनल, अब आपसे पूछे कोई ये प्रीपोजिशनल क्यों है, तो अमेरिका में प्रीपोजिशनल इसलिए है क्योंकि इसमें मे नाम का प्रीपोजिशन जुड़ा है। ठीक है ना। और उसके बाद ये एक कंपनी जो लिखा है, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो ये जब दोनों सेट एक साथ ऐसे आ जाते हैं ना, तो इनको एक माना जाता है और इनको पूरा उठा के वर्ग के बाद लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो वर्क करते हैं। वर्ब है चला रहा हूँगा, इसका तो काम में केवल ये फ्यूचर बता रहे हूँगा, काम में केवल फ्यूचर बता रहा है। तो हम फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल बी। ऑफ कोर्स शैल बी का यूज कर सकते हो आप, विल बी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप शैल भी लिखो। आगे कभी बताऊंगा आपको कि विल बी शैल बी में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानो, यहाँ पे आप विल बी लिख सकते हो, विल बी। अब आई विल बी आपने लिखा तो अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपने केवल ये बताया कि सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो अब एक्शन तो लिखोगे, क्या एक्शन कर रहे होगे, चलाओगे, तो चलाने को कहते हैं रन, और ये एक्शन कंटिन्यू है तो इसमें आईएनजी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, रनिंग। तो इन 2050 आई विल बी रनिंग। अब वर्ब से पहले क्या बचा था, अमेरिका में एक कंपनी। तो अब सवाल ये है कि पहले अमेरिका में की इंग्लिश लिखी जाए या एक कंपनी की लिखी जाए। तो याद रखना कि जिसमें प्रीपोजिशन नहीं होता है इसको पहले लिखा बोला जाता है। एक और कंपनी में कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा। और अमेरिका में, इसमें देखो में नाम का प्रीपोजिशन है इसलिए इसको बाद में लिखा जाएगा। तो पहले एक कंपनी की इंग्लिश हम लिखते हैं, एक का क्या हो जाएगा आ, और कंपनी का कंपनी। अब क्या बचा अमेरिका में, अब अमेरिका में की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो आपको पता है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशंस पहले आते हैं और फ्रेज बाद में आता है। तो पहले में प्रीपोजिशन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन, और अमेरिका का आप अमेरिका लिख दोगे। चलिए क्लास एक और सेंटेंस देखते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा, अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते का आप लिख सकते हो या बोल सकते हो नेक्स्ट वीक। ओके, फिर एक कॉमा लगा दीजिए। फिर आपने सोचा मेरे दोस्त, तो मेरे का क्या हो जाएगा माय, और दोस्त का हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन बोलने से लग रहा है कि अगर आप एक्शन को देखो तो घूम रहे होंगे, तो लिखा तो है दोस्त, लेकिन जो बच्चा अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है, वो फंस सकता है। उसको लगेगा लिखा है दोस्त तो लिखेंगे फ्रेंड, बस ऐसा नहीं है। अगर आप वर्ब को भी एक बार ध्यान में लाओ तो आप ये पाओगे लिखा है घूम रहे होंगे। तो अब आपको फील हो रहा होगा, बोलने से तो यही लगता है कि जो काम कर रहा है वो एक से ज्यादा है। तो हम फ्रेंड के बजाय क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स हो जाएगा। अब पहाड़ों में, ये वर्ब से पहले हमने सोचा, उसको उठा के वर्ब पे बात कर दीजिए। वर्ब है घूम रहे हैं और ये बता रहा है फ्यूचर है, तो आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, और उसके साथ वर्ब की इंग फॉर्म।
तो यहाँ पे घूम रहे होंगे, तो पहले हम लगा देंगे सीधा विल बी, ताकि हम बता सके कि ये फ्यूचर है। और घूमने को बोलेंगे वॉन्डर, और फिर हम उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो विल बी वॉन्डरिंग। अब हमारा बचा था वर्ब से पहले पहाड़ों में, तो ये देखो, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में सबसे पहले इंग्लिश प्रीपोजिशन की आती है। मैं बार बार प्रीपोजिशनल फ्रेज या नॉर्मल से फ्रेज पढ़ाता आ रहा हूँ, तो जो लोग नए हैं वो जाके मेरे बाकी वीडियोस को देखेंगे तो उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं कोई भी ऐसी नई चीज मैं अपने सेंटेंस में कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ जो आपको मैंने पढ़ाया ना हो। अभी बस उतना ही मैं आपको सेंटेंस में दे रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो कंफ्यूज मत होना कि केवल कंटिन्यूअस आपने पढ़ लिया तो पूरी इंग्लिश आप हो गए, ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, इंग्लिश का एक बहुत अहम हिस्सा आपने सीख लिया। ओके। और फ्रेजेस केवल प्रीपोजिशनल या नॉन प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, और भी बहुत सारे फ्रेज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जेरेंट फ्रेज पढ़ाऊंगा, और आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा, और पार्टिसिपल भी आगे पढ़ाएंगे। उन सबको हम प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, कैसे हम लोग नॉर्मली इंग्लिश बोलने में या लिखने में कैसे उनका यूज किया जाता है, हमारी अपनी हिंदी भाषा से कंपेयर करके मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एक नॉन प्रीपोजिशनल। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये इसलिए क्योंकि इसमें मे नाम का प्रीपोजिशन जुड़ा है, बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो मे को इंग्लिश में कहते हैं इन, और पहाड़ों का आप लिख दोगे द माउंटेन्स। तो आपका सेंटेंस बन गया, नेक्स्ट वीक माय फ्रेंड्स विल बी वॉन्डरिंग इन द माउंटेन्स। अब ये फ्यूचर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसलिए आपने यहाँ पे विल बी यूज किया। ये बता रहा है फ्यूचर, और वॉन्डरिंग बता रहे कंटिन्यूअस। ओवरऑल सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेंटेंस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लिख बोल पाओगे सही से। फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक आध बार थोड़ा सा वीडियो पीछे लाके फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो एक एक बात आप सोचते जो आप वो लिखो बोलो। जैसे लिखा अगले हफ्ते, आपने सोचा तो नेक्स्ट वीक। फिर आपने सोचा मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स। पहाड़ों में सोचा, ये वर्ब से पहले उठा के वर्ब के बात कर दो। अब आप कहोगे सर ये हम बोलने में कैसे सोचेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इतना तेज काम करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसे सोच के बोल पा रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ बोल के देखिए, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 hour and number of the students are sitting in front of me and they are just trying to understand what actually I'm teaching there। तो मैं जो सोच रहा हूँ वो बोलता ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ सोचने समझने की नीड ही नहीं पड़ रही। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि आप प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको कैसे इंग्लिश आ जाएगी आप जान ही नहीं पाओगे कि यार मैं कैसे सीख गया। तो ये दोस्त, पहाड़, घूमना, अगले हफ्ते, सब है तो नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन ये बहुत तरीके आपको सिखा देंगे बोलने लिखने के। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कल अमित नए घर में रह रहा होगा। ये लास्ट सेंटेंस मैं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो बहुत लॉन्ग वीडियो पे मैं नहीं जाऊंगा, और आप इसको पॉज करिए वीडियो को और सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आप जब कर लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। तो कल अमित नए घर में रह रहा होगा, अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ आपको। उम्मीद है आपने कर लिया है, तो चलिए इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो कल, यहाँ लिखा है कल। कल को आपको पता इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, ठीक है, टुमारो। अब लिख, आपने सोचा अमित, तो अमित की इंग्लिश आप लिख दोगे या बोल दोगे अमित। अब लिखा नए घर में, वर्ब से पहले है तो वर्ब के बाद जाएगा। अब देखिए लिखा है रह रहा होगा, यानी ये रह रहा कंटिन्यू है, यानी कोई भी एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। कब फ्यूचर में, कल, यानी टुमारो। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो नए घर में रह रहा होगा, नए घर में वर्ब के बाद जाएगा, रह रहा होगा इंग्लिश आएगी। तो हमने आपको बता रखा है, फिर मैं बता दूं, विल बी या शैल बी, इसके साथ वर्ब की इंग फॉर्म। तो यहाँ पे आप सीधा विल बी लगा दोगे, यानी बता दोगे कि सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, रहने की इंग्लिश लिव होती है, और लिव में आईएनजी लगा देंगे, यानी स्पेलिंग होती है LIVE लिव, बट जो आईएनजी लगाएंगे तो ई हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग। तो टुमारो अमित विल बी लिविंग, और वर्ब से पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज बचा था, इसमें पहले प्रीपोजिशन की इंग्लिश आएगी, जिससे मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन। और नए घर का हो जाएगा द न्यू हाउस। तो क्या बन गया, टुमारो अमित विल बी लिविंग इन द न्यू हाउस। तो उम्मीद है आपने सही किया होगा और आपको समझ में आ गया।
अब देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कंटिन्यूअस होते हुए भी हम इन फॉर्म में नहीं लिख पाते, वो मैं आगे वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है और प्रैक्टिस करते रहिए, टच में रहिए। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस को मैं जल्दी से जल्दी लाता रहूं ताकि आपको बहुत स्पीड से सिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये लगभग 600 प्लस फैमिली बन चुकी है मेरी यूट्यूब की। तो मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस लाता रहूंगा, बहुत सारी चीजों को मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो मैं सच बोलूं तो मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपने हमेशा पढ़ रखा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका अच्छा कमांड ना हो इस पे, तो अच्छी कमांड आ जाएगी, कमांड होगी तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट जो चीजें आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छी रहेंगी, मतलब आप सोचोगे कि हाँ ये मुझे सीखना चाहिए था। ओके। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। आप देखिए स्टूडेंट हैं जो नीडी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जरूर शेयर करिए चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।